अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी अपील दायर कर दी है। जी हाँ, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन की डिलिब्रेशन के बाद ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पेशरफ्त भी की, लेकिन आज नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। न सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन ने बल्कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त इससे पहले दायर की हुई है। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है अपनी दरख्वास्त में? कह रहे हैं कि जी 12 जुलाई का जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। केस में फरीक ना होने के बावजूद तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया। ये भी कहा गया है इस दरख्वास्त में कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को 2 कैटेगरीज में तकसीम करना गलत है। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं है कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर। फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ है। अक्सरियती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो अदालती रिकॉर्ड पर ही नहीं थे। इसके ऊपर बात करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि अब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले में एक टाइमलाइन, बल्कि इसको डेडलाइन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, दी थी कि उनके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करना है और किस तरह से मामला सॉर्ट आउट करना है। उस दौरान एक ख़त भी लिखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन फिर उसके ऊपर हमने देखा कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई है और ऐसा लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी, तो इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या मुज़मिरात और वजह क्या है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दायर करने की? तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ को, जो कि इलेक्शन कमीशन को कवर करती हैं और तमाम तर मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। तो नौशीन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पहले बड़ी डिलिब्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि अमल दरामद करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त भी हुई, ख़त वगैरह भी लिखा गया, फिर आज नजरसानी की दरख्वास्त क्यों दायर की गई है, वजह क्या बनी? देखिए अलीना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले, आपको पता है, सिविल मिसलेनी एप्लीकेशन उन्होंने 22 जुलाई को एक जमा करा दी थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप हमारी जरा कानूनी मामलत कर दें, हमें जरा वजाहत कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उनकी उस दरखास्त का कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये आ जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताएं। अब इलेक्शन कमीशन के पास बेहतरीन ऑप्शन यही बनती है कि आप जो है एक रिव्यू पिटीशन फाइल करें, क्योंकि आपको पता है पहले भी पीपल्स पार्टी PMLN वगैरह ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जिसकी भी अभी तक हियरिंग नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी केस नहीं लग रहे। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टाइम लाइन दे दी गई थी, उन्होंने ये बता दिया था आप इतने दिनों में ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन अब उन्हीं सारी चीजों में इबाम था जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए, देखिए आप आइन में और कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो फिर वायलेशन होनी थी ना उस हवाले से। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कहा कि चलो हमारी इनसे चैम्बर कंसल्टेशन हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन भी डाली, लेकिन जब उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो फिर आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है रिव्यू पिटीशन वो तैयार की। और आप देखो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह, उन्होंने अपनी पहले भी एप्लीकेशन में ये कहा था कि हमें मतलब आप हमें गाइड करें कि जो 39 लोग हैं उन्होंने तो चले कि अपनी पार्टी वाबस्तगी हमें जाहिर की हुई है, हमें शो की हुई है, लेकिन जो बाकी 41 अरकान है अगर उनकी तो कोई पार्टी वाबस्तगी नहीं है, तो अगर हमने उनको भी PTI के खाते में डाल दिया कि PTI के तो इस तरह के मामला। अच्छा नौशीन, राब्ते से मुतालिक बताइएगा, जो गाइडेंस के लिए राब्ता करना था सुप्रीम कोर्ट से, कितनी कोशिशें हुई? क्या सिर्फ एक खत लिखा गया या कोई और तरीकाकार भी अपनाया गया? जो वाज़ेह तौर पे हमें जो नजर आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये खत भेजा तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया कि वो गाइडेंस लेना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। काफी दिन वेट किया, देखिए जुलाई में उन्होंने ये लेटर भेजा था, उसके बाद उन्होंने काफी दिन वेट किया, लेकिन जब फिर उस तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्योंकि जजेस भी छुट्टी पर थे और बाकी एप्लीकेशन भी नहीं लगी थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि वो इस केस के अंदर फरीक बचे। बारे में कोई तफसीलात हैं कि किसी को मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था? जैसे इससे पहले हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू AG के साथ थ्रू गए, या फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने CJP से रब्ता किया, उस तरह का कोई फोरम अपनाया गया या डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की गई? जब इस तरह से होता था तो आपको याद होगा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही कहती थी कि जी इसको आप मीडिएटर लगा लें, जैसे इलेक्शन तारीख का मामला था, इस तरह की चीजों में। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप हमसे रब्ता करें, इन चेंबर कर लें, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा खुद ही इलेक्शन कमीशन ने सिविल एप्लीकेशन डालकर उन्होंने उनके साथ रब्ता कर लिया। लेकिन उसके बाद जब उनकी जानिब से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था इलेक्शन कमीशन को, और ये जो क्वेश्चन थे ये बड़े सुबेर नौयत के हैं, क्योंकि 41 अरकान ऐसे हैं जिनकी पार्टी वाबस्तगी नहीं है, और फिर जो रेगुलेट फिर
एक और बड़ी बात है ना कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि एक पार्टी को रेगुलेट करना तो उसका इख्तियार था, उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने थे, तो अब एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे इलेक्शन कमीशन ने, और देखिए उसके फैसले अपहेल्ड नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो आपने उसके बाद उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे उनके। इसके साथ साथ आपने जो डेडलाइन थी कि 3 डेज के अंदर अंदर एक पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते, आपने उसको भी बढ़ा दिया। फिर मजीद ये भी कह दिया कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये वाले बंदे अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई में चले जाएं। जी ठीक है, नौशीन हमारे साथ ही रहे। शहजाद, अब जवाब ये इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने तो राब्ता किया, जो मुश्किलात उनको आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन में इस फैसले से मुतल्लिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब ना आया, फिर नजरसानी की अपील दायर करना पड़ी। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अलीना, पहले भी इस सवाल का जवाब कई मरतबा मैं दे चुका हूँ। जवाब एक ही है, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अब पार्लियामेंट ये नहीं चाहते कि रिजर्व सीट्स हुकूमती जमातों से लेकर तहरीक इंसाफ को दी जाएं। उसकी वो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, कभी कानून साजी के जरिए करते हैं, कभी अदालत का फैसला ना मानने के बयान दे के करते हैं, और कभी इलेक्शन कमीशन जो है वो नजरसानी दाखिल कर देता है या फिर वजाहत मांग लेता है। कानूनी हक है उनका मांगना, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो सियासी जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ, ये बड़ा क्लियर है। और अगर हम ये कहें कि इलेक्शन से पहले हमें ये सब कुछ नहीं नजर आ रहा था, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन के अंदर सर डाल के समझता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। हुआ क्या मसला, शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 8 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई या उस वक्त जो आजाद उम्मीदवार थे उनको इतनी सीट्स मिल जाएंगी कि बाद में कोई रिजर्व सीट का बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसको कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये हो गया तो हम एक पेचीदा सूरत हाल में पड़ गए, और इसीलिए फिर हुकूमत ने कहा कि ये तो नेशनल असेंबली में 22 सीटें, इसको हम कैसे जाने दें, तो इसको हुकूमती जमातों में तकसीम किया जाए। तो ये सारा प्लान था और उस पर वो कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। और ना सिर्फ ये मामला है, इलेक्शन से पहले बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत सुन लें, उसमें क्या कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का क्या काम है कि वो तमाम जमातों को बराबरी के तौर पे फैसिलिटेट करेगा। इलेक्शन कमीशन इस खोज में नहीं रह सकता कि एक पार्टी कोई टेक्निकली गलती करे तो हम उनको वहां पे पेनलाइज करें उस चीज के लिए, ताकि वो इलेक्शन से आउट हो जाए या इलेक्शन में उनकी जो भी शमूलियत है वो कमजोर पड़ जाए। ये काम नहीं होता इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, उनका काम होता है फैसिलिटेट करना। तो जो भी उस वक्त अभाम था वो दूर करना इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। तो सियासी तौर पे तो मेरे ख्याल से ये जवाब मेरा बड़ा क्लियर है कि ये कोशिश है कि रिजर्व सीट किसी भी तरीके से ना मिले। अब जो कानूनी बात है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अगर चैलेंज करना है तो सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट से जरा इस बात की वजाहत तलब करे, पता नहीं किस तरह तलब करे, कि 12 जनवरी का जो फैसला था उस पर 11 जजेस ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान के बगैर भी बतौर जमात तस्वुर किया जाना था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन, और जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो ओपन हियरिंग थी उसमें सबसे पहले ये नुकता उठाया था। तो या तो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस बात को चैलेंज करे कि नहीं, आपका फैसला ये था ही नहीं, आपके फैसले से तो ये बाकायदा तासुर था कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई नहीं थी इलेक्शन में और उसको नहीं होना चाहिए था। तो ये तो इलेक्शन कमिश्नर इस बात को तो चैलेंज कर सकती है, मेरे ख्याल से इस पे बात करे, इस पे वजाहत मांगे, क्योंकि जो बेसिस है जो कोर्ट के ऑर्डर की वो बेसिस यही है शुरू होती है कि आपने जो है गलत इंटरप्रेट किया हमारे फैसले को, आपने एक भंड मारा, पीटीआई को इलेक्शन में बतौर जमात होना था, आपने नहीं होने दिया, आपने आजाद डिक्लेयर कर दिया उनको। लिहाजा उस गलती को दुरुस्त किया जाए और जिसके बाद ये पूरा प्रोसेस। एक चीज जरूर बता दीजिएगा, जब आप ये कहते हैं कि बदनीयती लगती है इलेक्शन कमीशन की इस मामले के ऊपर, तो लेकिन शुरू से ही तो हमने देखा जब फैसला आया उसके बाद तो अमल दरामद करने का कह दिया गया, फिर वो जो 39 थे पीटीआई के कैंडिडेट्स उनको नोटिफाई भी कर दिया गया। तो इस मामले के ऊपर खास तौर पे फैसला आने के बाद ये कहा जा सकता है? एग्जैक्टली, ये दूसरा पॉइंट यही मेरा था कि इस फैसले पे अमल दरामद तो ईसीपी ने शुरू कर दिया था। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे। ना सिर्फ ये 39 मेंबर्स जो कि कौमी असेंबली में हैं उनको नोटिफाई किया गया है, बल्कि जो सूबाई असेंबली में अरकान है, शायद 90 या 92 बनते हैं, उनको भी नोटिफाई कर दिया गया है। और वजाहत तलब की थी सिर्फ उन 41 एमएलएस के हवाले से जिन्होंने कोई उस वक्त पार्टी नॉमिनेशन जाहिर नहीं की थी, कि उनके हवाले से हम किस तरीके से आगे बढ़े। वो भी ये उन्होंने प्ली ली थी कि क्योंकि पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें बताया जाए कि अगर पार्टी इसको कंफर्म करती है कि हाँ ये मेंबर हमारे हैं, तो हम किसका सिग्नेचर मानेंगे, किसकी हम कंफर्मेशन को जो है इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्योंकि कानून भी कल लेके आई है हुकूमत, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो इसमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ईसीपी और हुकूमत एक पेज पर है इस पे, तो वो वहां से कानून लेकर आए, ये नजरसानी यहाँ पे दाखिल कर रहे हैं। लेकिन नजरसानी के हवाले से पहले ही जो
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो बता चुकी है कि जब तक हम डिटेल ऑर्डर नहीं देंगे तब तक नजरसानी हम नहीं लगाएंगे। तो जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा हमें भी मजीद वजाहत मिल जाएगी और उसके बाद नजरसानी भी मेरे ख्याल से सुनी जाएगी। ओके, सलीम साफी साहब आप कहिएगा, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है कि शुरू से ही मैलिफाइड इंटेंट, या फिर जब उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया था तो उसके बाद ये जवाब बनता है इलेक्शन कमीशन का इस मामले के अंदर कि उनको रिस्पॉन्स नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अलीना, जितने ये जो चंद एमएनएज है या उससे उनसे रिलेटेड इश्यूज है, मेरे ख्याल में इस पे इतनी बहस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई जितनी कि रिपोर्ट कार्ड में हुई। तो मेरे पास तो जितने अल्फाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मेरा वक्त रीमा को दे दीजिए, वो कानून को समझती भी है, वो सही वजाहत कर लेंगी। अच्छा रीमा, आप क्या समझती हैं, कितना वजन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात अपने उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उसमें, और क्या तौहीन अदालत लग सकती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? जी शुक्रिया अलीना, साफी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बात हो चुकी है इस केस पे, इस शो पे और ओवरऑल टीवी पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ना कुछ मजीद आता चला जाता है। अब ये कल उन्होंने जो कानून पास किया, आज रिव्यू हो गई, तो समझ नहीं आता कि मैं भी चाहती हूँ कि बस कर दें, इस पे कोई हतमी नतीजा पे पहुँचने दें, आगे बढ़ें, लेकिन लगता है हुकूमत ये नहीं चाहती और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि मैं भी कानून की जब बात करूंगी मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे मामले का कानून से उतना ही ताल्लुक है जितना इस हुकूमत का जमहूरियत से है, या जो ये कानून साजी कर रहे हैं उसका पार्लियामेंट की सॉवरेंटी या सैंक्टिटी से है। तो खुद भी महसूस होता है कि लोग भी देखेंगे कि कानून का क्या, आइन का क्या, वो तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता इस सिचुएशन में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कानूनी जो नुक्ते हैं उनकी वजाहत कर दूँ। मैं पढ़ रही थी, एक जस्टिस काजी फायज ईसा का ही फैसला है, ऑडियंसेस के लिए उसको डायरेक्टली पढ़ के बता देती हूँ। The mere filing of a review petition does not operate as a stay. The petitioners continue to be in open defiance of court orders. अगर आपने रिव्यू पिटिशन फाइल भी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है जिस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन है वो स्टे हो गया, ना ही ये आपका जवाब बन सकता है आपके लिए कि अगर आपके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या कुछ शुरू हो, आप कहें नहीं हमने तो रिव्यू फाइल किया है तो हम पे तो फैसला अप्लाई नहीं करता। ये क्लियर है और ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है, पहली बात ये। दूसरी, मुझे बहुत हंसी आती है कि अब हम इतना शोर देख रहे हैं कि डिटेल फैसला कहाँ है, आया ही नहीं, और पहले ही अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है। लेकिन मैं याद कर रही थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो स्पीकर का की रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला आया, आपको याद है वो कब आया? अप्रैल में आया। उसकी अमल दरामद अगले दिन करनी थी और उसकी डिटेल रीजनिंग कब आई? 2 महीने बाद आई। तब हमने नून लीग की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो अब ये शोर मचा रहे हैं कि डिटेल रीजनिंग कहाँ है, हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं रीजंस देखे बगैर, तब मैंने उनसे ये शोर नहीं सुना। और आपको मालूम है रिव्यू पिटिशन कब सुनी गई उस केस की? इस साल सुनी गई, जनवरी में। कितनी देर बाद? 1.5 साल बाद। तो खुद सोचिए, उस केस में ना डिटेल फैसला आया था, रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल हो गई थी तब जब सब जो इकदामात थे वो ओवरटर्न हो चुके थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो गया, नई हुकूमत हो गई, कायम हो गई, फिर रिव्यू पिटिशन का फैसला आया। दूसरी एक और मिसाल दे लीजिए, सिंबल जजमेंट का जो फैसला था ये 13 जनवरी को आया। वो आखिरी दिन था जब कैंडिडेट्स को सिंबल्स एलोकेट होने थे। फैसला आया, शॉर्ट ऑर्डर आया, डिटेल फैसला उसका कई दिन बाद आया, महीने के आखिर में जाके। तब तक जो मामला था वो खत्म हो चुका था। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और उनको पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं मिला और उसका रिव्यू अभी तक सुना नहीं गया। तो अब जब हम बात करते हैं कि कोई भी इदारा कैसे फैसले पे अमल दरामद कर सकता है जब तक रिव्यू नहीं सुना जाएगा, जब तक डिटेल फैसला नहीं आएगा, हम देख चुके हैं माजी में वो फैसले जो हुकूमत के हक में गए हैं उन्होंने ये बात कभी भी नहीं की। ठीक है, तो ये हमें दोहरा मेयार नजर आता है, ना ही हमारी इस तरह की उन्हीं लोगों ने जो अब शोर मचा रहे हैं वो पहले खुशियां भी मनाते थे जब इसी तरह के फैसले शॉर्ट ऑर्डर से आते थे और तब हम ये एतराज
नहीं सुनते थे। तो अलीना, कानूनी तौर पे सिचुएशन क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत था, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। ये बेहतर जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास, इवन दो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के पास सवालात रखे हैं, मेरी नजर में वो ठोस सवालात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखे, उनको जवाब मिलना चाहिए था। रिव्यू उनका हक है, लेकिन रिव्यू फाइल करने से आपको स्टे नहीं मिल जाता। आप उतने ही पाबंद हैं डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए जितना अगर आपने रिव्यू ना फाइल किया हो तब आप हो, क्योंकि ये याद रखें, रिव्यू इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। रिव्यू की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसी बेंच ने सुनना होता है, उसी एडवोकेट ने जिसने पहले प्लीड किया, एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने ही दलाइल देने होते हैं। एरर ब्लेटेंट ऑन द फेस ऑफ द केस वो होना है, तो ये रिव्यू बहुत मुख्तलिफ मामला है, हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, इसलिए अब हम देखते हैं रिव्यू के ग्राउंड्स है, उस पर मैं कमेंट बहुत बार कर चुकी हूँ, वो अदालत बेहतर जानती है, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं एक, लेकिन अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ डिटेल रीजनिंग का, उसके बाद हम बेहतर बता सकेंगे कि रिव्यू में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, इस केस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन कमीशन का कहना कि जो 41 अरकान हैं जिनने एफिलिएशन चेंज की, किसकी अथॉरिटी को माना जाए? ऑन द फेस ऑफ इट तो ये जायज लगता है। किसकी अथॉरिटी को माना जाए? हाँ, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले के ऊपर नहीं, अथॉरिटी को मतलब कि कौन सर्टिफिकेट देगा पीटीआई? कौन सर्टिफिकेट देगा पीटीआई का? जी लीना, ये एक डिस्प्यूट अभी चल रहा है पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के बीच, क्योंकि पीटीआई कह रही है हमारी पार्टी का ढांचा उसी तरह मौजूद है, इलेक्शन कमीशन कह रही है इस पे सवाल है कि आपकी पार्टी का ढांचा अभी वैसा है कि नहीं, जब तक आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी एक मानी हुई डॉक्ट्रिन है, डी फैक्टो डॉक्ट्रिन, कि जो डी फैक्टो तौर पे पीटीआई के चेयरपर्सन या हेड या सेक्रेटरी जनरल, जो भी उनका सिस्टम है, वो ही फैसला कर सकता है उन्होंने किसको सर्टिफिकेट देना है। ये बहुत बुनियादी एक बात है। ईसीपी पीटीआई के साथ अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में है, किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में है, किसकी नोटिफिकेशंस किसके नाम पे आती हैं। ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन बहुत एक आसान हल है, जवाब है इस सवाल का। अच्छा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल, जरूर हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर बात कर सकते हैं, इख्तियार के ऊपर, लेकिन फिर हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बहस फिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन शहजाद कुछ सवाल करना चाहते हैं? मैं ऐड ये करना चाह रहा था, क्योंकि ये भी रीमा ने भी जिक्र किया सिंबल जजमेंट का। मेरे ख्याल से 25 जनवरी को उसका डिटेल्ड वर्डिक्ट भी आ गया था, यानी कि इलेक्शन से तकरीबन 10-12 दिन पहले। उस वक्त भी अगर रिव्यू सुन लिया जाता तो शायद इस बात की भी वजाहत हो जाती, जो चीफ जस्टिस साहब ने अब इस हियरिंग में की थी, कि हम पीटीआई को बतौर जमात कोई बैन नहीं कर रहे, ना सिंबल लेने का मतलब ये है कि हम उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। तो शायद जब रिव्यू में जाते सारे मामला, और रिव्यू अगर इलेक्शन से पहले हो जाता तो ये वजाहत हो जाती, लेकिन वो रिव्यू आज तक नहीं हुआ है। अब ये बात जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना, जब पिछले साल 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था, इसी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, उस वक्त भी उस मामले को, ये बड़ा सिंपल मैटर है, उलझाया कैसे था कि ये जजमेंट 3-2 की है या ये जजमेंट 4-3 की है, क्योंकि 2 जजेस जो कि रिक्यूज कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया था, उसको भी वो फाइनल जजमेंट के तौर पे देख रहे थे कि नहीं, ये 2 जजेस की जो राय है ये फैसले में शामिल होगी, जबकि वो रिक्यूज करके अपना एक ओपिनियन देके बेंच से अलग हो गए थे। लेकिन उसको मिक्स अप किया गया कि नहीं, 3-2 नहीं है, ये 4-3 की जजमेंट है, जो कि फेवर में जाती है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकते। और फिर पार्लियामेंट ने सारा उसको ताकीर किया कि नहीं, हमारे पास ना बजट है, ना हमारे पास जो है सिक्योरिटी है कि हम इलेक्शन करवा सके। तो ये मामला आज कहीं उस वक्त से चल रहा है। तो सवाल मेरे जहन में एक सियासी आता है, तो ये है कि आपने एक कोशिश की कि इस गैर मामूली हालात में आप एक एडवांटेज हासिल कर लें कि ये सीट्स अगर एसआईसी को या पीटीआई को नहीं मिल रही है तो हम ये सीटें हासिल कर लें, जबकि आईनी और कानूनी तौर पर ये सीट्स आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उतनी असेंबली में सीटें जीते नहीं। लेकिन आपने एक अटेम्प्ट की, अगर वो कामयाब हो जाती, वेल एंड गुड। अब जो वो नाकाम हो गई है तो आप आगे बढ़े। आप मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा एक पंगा क्यों ले रहे हैं, जिसमें आप कभी कानून को लाकर, कभी उनको मलाइन करके, कभी ये तासुर देके कि ये सिर्फ जो है एक कोई चीफ जस्टिस साहब जो है अपने खुद आने के चक्कर में एक्सटेंशन रोकने के लिए कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? इससे हासिल क्या करेंगे? और फिर 2 जजेस की जजमेंट को बार बार, जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसकी बार बार आके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी टीवी पे बात कर रहे हैं। मतलब वो 2 जजेस की राय मैटर करती है, बाकी 11 जजेस की नहीं करती, 8 जजेस की नहीं करती। तो मुझे तो ये जो प्लान नजर आ रहा है सियासी, इसका मकसद ही नहीं समझ आता कि इस कन्फ्रंटेशन की इससे हासिल क्या होगा। बहरहाल जी, क्या मुज़मरात हो सकते हैं? आज जो नजर सानी की दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में, और अमल दरामद जो करने का अपना फैसला था, उसके ऊपर फिर आगे वो पेशरफ्त अभी तक नहीं कर रहे हैं।
हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिस पर हमने बात करनी है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने बात की है अडयाला जेल में, और उन्होंने मशरूत माफ़ी 9 मई से मुतल्लिक मांगने का ऐलान कर दिया है। जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर CCTV फुटेजेस लाई जाए 9 मई की, अगर PTI के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए इंक्वायरी के नतीजे में, तो फिर वो माफ़ी मांगेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई में साबित होता है तो जिन PTI के लोगों ने ये किया है उनको मैं निकाल भी दूंगा। अब जमा खातिर ये भी कि आपको याद होगा DGISPR ने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनसे सवाल हुआ कि क्यों इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन PTI के मुतालबे के मुताबिक नहीं बना देते 9 मई के ऊपर। तो उन्होंने इसके ऊपर भी ये कमेंट किया कि सब कुछ आया हैं, केसेस कानून के मुताबिक चल भी रहे हैं अदालतों में, उनका फ़ैसला आना बाकी है, उसके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए। 9 मई से मुतल्लिक अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हैं फिर जिसके ऊपर जुडिशल कमीशन बननी चाहिए या तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल सियासी माहिरीन इसके ऊपर ये कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत है वो 9 मई के गिर्द ही घूम रही है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो अब इसका क्या हल हो सकता है, अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। और सवाल उसके लिए कुछ यूँ कि 9 मई से मुतल्लिक कमीशन बनाकर क्या मामले का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? रीमा, क्या राय है आपकी? अलीना, मेरा जो राय कमीशंस पे है, मेरा नहीं ख्याल में बहुत अच्छा रास्ता होता है। इवन इंक्वायरी कमीशंस जो हैं, हमारा माजी ये दिखाता है कि कोई उनसे ख़ास हमें हासिल नहीं होता। और ख़ास तौर पे आजकल का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, और अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जजेस की ये राय है कि हम अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई कमीशन नहीं बना सकते। माजी में जो बनाई गई वो हमारे इख्तियारात से तजावुज़ करके बनाई गई। तो अगर हुकूमत बनाएगी कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो उस पर क्या PTI वो एक्सेप्ट करेगी? हमने देखा है कि ऑलरेडी बहुत सी कमीशंस हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं बनते साथ ही, क्योंकि हुकूमत कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाती है। तीसरा, अगर कोई जजेस भी होंगे उसमें, इस वक्त अदलिया इस कदर तासुर ऐसा है कि डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है कि कौन होगा जो उस कमीशन को हेड करेगा। जैसे ही कोई कमीशन बनती है या किसी जज का नाम आता है किसी मामले पे भी, हम देखते हैं या एक तरफ से या दूसरी तरफ से उनके खिलाफ बहुत ही घटिया गलीज कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो इस सिचुएशन में कमीशन कैसे बनेगा, कमीशन जो है उसको कौन हेड करेगा, वो कितने मेंबर्स का कमीशन बनेगा, ये सब सवालात, उनके TORs क्या होंगे, क्या किस हद तक वो एतमाद पैदा कर सकेंगे लोगों में कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब पे मेरे सवालात हैं। और जो आपने भी बात की अभी हुकूमत का और फौज का, तो ये कहना है कि हर चीज़ बिल्कुल साफ है, शफाफ है, PTI ही इन्वॉल्व थी और पूरी कंस्पिरेसी का हिस्सा था। कुछ तो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स आके कहते हैं इसमें और ताकतें भी जो है वो इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान के दुश्मन इन्वॉल्व थे, कोई किसी की साजिश थी या किसी और की, उनके लिए तो सब आया है। लेकिन मेरे लिए और मेरा ख्याल है बहुत से पाकिस्तानी शहरी जो जानना चाहते हैं 9 मई की हकीकत क्या है, उन तक अभी तक फैक्ट सामने नहीं आए। पहले आपने कोशिश की कि आप फौजी कोर्ट्स के तहत ट्रायल करें जो बिल्कुल सीक्रेट होता है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ आनी थी कि जिसको आपने सजा दी है उनका कसूर क्या है। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली 100 के करीब लोग जो हैं वो फौजी अदालतों में ट्रायल जो है और उनकी जो डिटेंशंस है जो बिल्कुल फेयर ट्रायल के खिलाफ हैं वो गुजार रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अभी तक जो आम अदालतों में भी केसेस चले हैं, कोई फैक्ट सामने नहीं आए। तो क्या इंक्वायरी कमीशन सब चीज को बदल देगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरी बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन मैं कोई और हल भी तजवीज़ नहीं कर सकती कि ये बेहतर हल होगा। तो आप बना दें, देख लें क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी हर मरहले पे अगर आप इस सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? क्या कोई कमीशन मामले का हल निकल सकता है उसके जरिए, या फिर मामला मजीद गदला कर देगा या गुंजलक कर देगा? कमीशन से हट के मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने ये बात की है और वो इस पे कायम रहें तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है इस लिहाज से, क्योंकि उनसे मुतालबा भी फ़ौज का यही है कि 9 मई की माफ़ी मांगी जाए। और दूसरा उनके केसेस का, वो तो फ़ौज की अपनी एक कोशिश है कि फ़ौजी अदालत उनसे हो, लेकिन वो तो इमरान खान से मुतालिक नहीं है। उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि फ़ौजी अदालतें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये बात की हो तो मेरे ख्याल में फुटेज से तो दुनिया भरी पड़ी है
उनको वो फुटेजेस दिखाए जा सकते हैं जिसमें पीटीआई के नुमाया लोग नज़र आते हैं, और अगर उस पर वो अपनी बात पे कायम है तो उस पर वो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो मेरे ख्याल में तो इससे मसला हल हो सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक न एक दिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी जमातों से तो मुकाबला कर सकती हैं लेकिन फ़ौज से लड़ नहीं सकती। और दूसरा कि फ़ौज लड़ने के लिए होती है लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, अपनी सियासी जमातों से लड़ने के लिए नहीं होती। सर लेकिन किस तरह से ये किया जाए? कमीशन के थ्रू हो, जुडिशल कमीशन के थ्रू हो, कौन हेड करे उसको, कौन बनाए वो कमेटी जो सारी की सारी तहकीकात करेगा? मेरे ख्याल में तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन जो है वो जुडिशल कमीशन का होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी रिटायर्ड लोगों में से 2-3 ऐसे बंदों का बनाया जाए जिस पे दोनों फरीकों का इत्तेफाक हो। पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात हैं अब भी कि जिन पे दोनों फरीकों का इत्तेफाक हो सकता है, या उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सर पहले हमने देखा बहुत सी क्रेडिबल शख्सियात जिनको अप्रोच किया गया मुख्तलिफ मामलात के लिए, उनको इंक्वायरी कमीशन की सरबराही दी गई, लेकिन वो इतना मुतनाज़ हो जाता है मामला फिर कि उन्होंने खुद ही माजरत कर ली या फिर उनका नाम के ऊपर अजीबोगरीब बातें हुई तो एक फरीक की तरफ से सामने आ जाती है ना। पहले खलवत में दोनों फरीकैन कुछ नामों पे इत्तेफाक करें, और फिर अगर दोनों फरीकैन की तरफ से इत्तेफाक की सूरत में नाम सामने आ जाए तो फिर ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो लेकिन जब एक अभी तक ये सारे लोग इसलिए मुतनाज़ हुए कि वो एक फरीक ने या दूसरे फरीक ने उनके नाम फ्लोट किए थे। अच्छा, शहजाद खान साहब का ये बयान देना क्या आपके लिए भी हैरानगी का बायस है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू इसको देखना चाहिए? अलीना, पिछले 2-3 हफ्ते से जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, एक मामूली सी लचक कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बयानिए में आई है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका जो मौक़िफ़ है वो तब्दील नहीं हुआ है। खासतौर पे 9 मई के हवाले से वो समझते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पीटीआई को इसमें फंसाया गया, और मैंने तो सिर्फ कहा था जीएचक्यू के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करो। फौज का मौक़िफ़ ये है कि ये साजिश थी, एक बगावत की कोशिश की गई थी। तो बाय एंड लार्ज इमरान खान साहब की पोजीशन वही है, फौज की पोजीशन भी वही है। और आज जो ये बयान आया है, मुझे लगता है मीडिया भी इसको ओवर प्ले कर रहा है कि इमरान खान ने माफी या मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान बाहर थे, टीवी में बात करते थे, बयान देते थे, उस वक्त भी आपको पता है वो एक दिन एक बयान देके दूसरे दिन बड़ा आराम से यूटर ले लेते थे उस पर। तो अभी तो वो जेल में है, बराह रास्त बात भी नहीं कर रहे, रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, फिर अगले दिन वो एक उसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो इसलिए उनके हर बयान को मोहतात तरीके से देखना चाहिए कि क्या उन्होंने बात कही है, और 1-2 दिन इंतजार करें कि उसकी वजाहत क्या आती है, क्योंकि अब तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो रिपोर्टर्स के जरिए बात कर रहे होते हैं या फिर अपने पार्टी मेंबर्स के जरिए। तो इसलिए दूसरी वजह ये कि जो उन्होंने बयान दिया है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली मर्तबा दिया, वो पहले भी कह चुके हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है जिना हाउस की हो या मुख्तलिफ जो इमारतें थी, तंजीबात थी फौजी, वहां की सीसीटीवी फुटेज ला के दें। हमारे लोग मुलविस नहीं थे, अगर मुलविस होंगे तो मैं फिर उनको सजा बेशक दी जाए। आज भी जो अलीमा खान साहबा ने आके मीडिया से गुफ्तगू की है, तो पहला जुमला उनका यही था कि इमरान खान ने कहा है कि माफी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि ज्यादती हमारे लोगों के साथ हुई है। लेकिन अगर ये साबित होता है सीसीटीवी फुटेज से, कैमरास की फुटेज नहीं जो चल रही है टीवी पे, कि सीसीटीवी फुटेज से ये साबित होता है कि हमारे लोग मुलविस थे, तो फिर मैं उनको सजा दूंगा। अब ये मेरे ख्याल से इजाफी जुमला है जो शायद पहले उन्होंने इतनी कैटेगोरिकली नहीं कहा है कि फिर मैं अपने लोगों को हम सजा देंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये ज्यादा तासुर है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बाय एंड लार्ज उन्होंने जो ओवरऑल बात की है उसमें कोई चेंज ऑफ पोजीशन है। पहला जुमला आज भी यही है कि फौज मुझसे माफी मांगे, 9 मई में हम जो है मुलविस नहीं थे, अगर मुलविस है तो फिर मैं माफी भी मांगूंगा, अपने लोगों को सजा भी देंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है मैं इस बयान को मोहतात तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको इस पैराए में नहीं देख रहा हूँ कि उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया है या माफी मांगने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। तो फिर जी साहब सॉरी, मैंने कहा आज बदकिस्मती से हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब भी नहीं है ना, उनसे हम वो इस पोजीशन में हैं कि उनसे हम एक तो ये बात मालूम कर सके कि ये उनका बयान है या नहीं है, और दूसरा वो उनसे उनकी तशरीह भी, उनके बयानात की तशरीह भी वो सिर्फ इरशाद भट्टी साहब करने की पोजीशन में है। लेकिन साहब अगर हम ये इस पे कंसेंसस भी कायम कर लें कि उन्होंने ये बयान दिया है, तब भी आपको पता है कि कल इस बयान की कोई और वजाहत आ सकती है, कोई और यू टर्न आ सकता है। मिसाल के तौर पे अचकजई साहब से मुज़ाकरात के हवाले से साहबियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था
कि हमने इनको मुकर्रर किया है ताकि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। 2 दिन बाद फिर सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने कहा नहीं, अचकज़ई साहब तो जो है सियासी पार्टी से मुलाकात करेंगे। इमरान खान से फिर वो सवाल हुआ कि क्या आप यू टर्न ले रहे हैं, वो उन्होंने जवाब अवॉइड करते हुए उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल यू टर्न तो ये था कि जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो बूट को इज्जत दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कंसेंसस भी हो कि उन्होंने क्या बात की है, तब भी उस पर वो एक अपना उस पर एक मुख्तलिफ ओपिनियन ले सकते हैं या वजाहत देकर बयान ही बदल सकते हैं अपना। अच्छा, ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सलीम साफ़ी साहब, जो अभी शहजाद भी जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, खान साहब अगले जुमले में ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान और दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत है, क्या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है दुनिया में? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपका हक़ नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगे जो मेरे साथ सलूक हुआ उसके ऊपर? तो वो एक घड़ी में तो थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, लेकिन दूसरी घड़ी में इस तरह की भी बात कर देते हैं। नहीं, देखें वैसे तो यू टर्न तो हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं और उनका ये बयान भी दुरुस्त है कि अगर मैंने लिए हैं तो मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने या बाकी जमातों ने, सब जमातें यू टर्न लेती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ज़रा इस मामले में नंबर 1 करार पाए हैं। और दूसरा वो ये कि उनके साथ वो जिस चीज़ को ज़्यादती समझते हैं, देखें इस कौम ने उनको वज़ीर आज़म, कौम ने तो खैर नहीं, सारी इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, फिर उनके लिए हुकूमत चलाती रही और ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उनको खुद मालूम है कि क्या हुआ है और उनके साथ वो दूसरा फरीक ये समझ रहा है। मसलन इमरान खान साहब ने उठ के इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे को तो कोई वो नहीं बनाया था, सिर्फ जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, लेकिन किसी को 0 से उठा के 100 तक तो वो नहीं पहुंचाया था। तो इस हवाले से दूसरे फरीक का गिला ज़्यादा है कि भाई हमने आपको कहाँ से उठा के आपसे धरने करवाए, आपसे ये करवा दिया, आपसे वो करवा दिया, आपको वज़ीर आज़म बना दिया और उसके बाद जो है अभी आपने जो लैंग्वेज हमारे बारे में इस्तेमाल कर दी, जो माहौल हमारे बारे में इस्तेमाल बना दिया, वो कभी किसी ने नहीं बनाया था, ना किसी ने वो ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो खान साहब का शिकवा अगर वो बिल्कुल मासूम साबित हो जाएं तमाम केसेस में, तो पॉलिटिकल गलतियां भी इतनी हैं कि दूसरे फरीक की का गिला शिकवा अपनी जगह पे मौजूद है। इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त अलमिया ये है कि हम 9 में से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जहाँ से बात करो, इदारे से पूछो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू वहाँ से होती है, ख़त्म वहाँ पर आकर होती है। सियासत में देखो, हुकूमत हो या अपोजिशन, शुरू वहाँ से होती है, आखिर वहाँ पर होती है। कि कैसे निकले इससे बाहर फिर? अलीना देखें, एक फ़र्क है ना, एक सियासी जमात जो है वो सियासत भी करती है, वो अपनी पोजीशन में लचक भी दिखा सकती है। आपके जो इदारे हैं, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट फौज का इदारा है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो उनके पास वो कैपेसिटी भी कम होती है और उनके लिए ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो जो उस पर रास्ता निकलना है वो तो सियासत के जरिए निकलना है। तो मुझे नहीं लगता कि कमीशन वगैरह ये मामला तो सियासत के जरिए हल होगा। ये माफी कोई मांगेगा या नहीं मांगेगा, आई डोंट नो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बंद गली में है और इस पर नजर नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ेंगे। शायद हो सकता है इमरान खान जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं, इवेंचुअली वो किसी कोई बड़ी वाकई कोई जो है माफी मांग ले। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त मसला ये है कि पीटीआई समझती है कि अगर वो यहाँ से पीछे हटे तो उनकी जो मकबूलियत थी वो खत्म हो जाएगी। वो एक बड़ा मसला है। फौज एक ताकतवर इदारा है, वो समझते हैं हम यहाँ से पीछे हटे तो हम अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, वो ये नहीं चाहेंगे। तो ये मामला यहीं पे फंसा हुआ है इस वक्त। एग्जैक्टली साफी साहब जी। अलीना देखे, इसमें एक गलती बुनियादी तौर पर जुडिशरी की भी है, क्योंकि जुडिशरी ने भी इस मामले को लटकाया हुआ है। जुडिशरी को जल्द डिसीजन देना चाहिए ताकि मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता है, नो कर दे या तो नो कर दे ताकि उसको फिर आम अदालतों में उनके मुकदमात चले, या फिर यस कर दे कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात चले। तो वो वहाँ से भी इस मामले को गैर मामूली ताख़ीर का निशाना बनाया गया और उसकी वजह से ये मामला हल नहीं हो पा रहा। सर, वो जो ताख़ीर है, क्या उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचुरली है या फिर ये जो हम देख रहे हैं कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, ये उसमें ज़रा कुछ ठहराव और उसकी वजह से ज़रा एहतियात की जा रही है?
नहीं, जुडिशरी को अपने खुद भी ज़रा सोचना चाहिए ना कि किन मुकदमात की वजह से जल्दी असर पड़ सकता है, किन मुकदमात की वजह से सियासत पे असर पड़ता है, कौम पे असर पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। अब देखें वहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो फुटेजेस और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन फौज बतौर इदारा वो ये समझता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो तारीख में कभी नहीं हुआ है। अच्छा, फौज ने अपने लोगों को सजाएं दी हैं, एक कोर कमांडर को घर भेजा है और इसी तरह कई मेजर जनरल को घर भेजा गया है, ब्रिगेडियर्स को घर भेजा गया है, तो उनकी नौकरियां ख़त्म की है। वो कहते हैं कि हमने तो अपने हिस्से के जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली। और दूसरा जुल्म ये हो रहा है कि अब ये जो लोग 1 साल से ज़्यादा कैद में हैं, उनमें कल कोई बेगुनाह साबित हो जाए तो उनके साथ भी जुल्म है, क्योंकि उनके मुकदमात नहीं सुने जा रहे हैं। तो उसमें ख़वातीन भी है, उसमें एक इजाफी बात ये भी है। तो इसलिए जुडिशरी को जल्दी ये फैसला करना चाहिए था कि या मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो नहीं चलेगा तो वो फिर आम अदालतों में आ जाएंगे। ओके जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।